So hello everyone, today we are going to start with class 11 chemistry chapter structure of an atom. So without wasting time, let us solve some MCQs from NCERT exampler. So which of the following properties of an atom could be explained correctly by Thomson model of an atom? तो यहाँ पर देखिए थॉमसन मॉडल की बात हो रही है। तो थॉमसन मॉडल में इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो उसे थॉमसन मॉडल करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो ये मॉडल्स तो आपने आमतौर पे पढ़े ही होते हैं। देखिए थॉमसन मॉडल रहता है, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल रहता है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका बोहर्स मॉडल, और बोहर्स मॉडल के बाद लास्ट में रहता है आपका क्वांटम मॉडल। ठीक है, तो ये सब मॉडल हमारे इम्पॉर्टेंट रहते हैं। इसमें थॉमसन मॉडल का अगर मैं हल्का सा डायग्राम बनाऊं तो उन्होंने कहा था कि जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जो है आपका एटम इज़ लाइक अ पॉजिटिव स्फीयर। एटम इज़ लाइक अ पॉजिटिव स्फीयर जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं और वो एम्बेडेड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज और वो एम्बेडेड वैसे ही होते हैं जैसे कि आपका लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। ठीक है, तो अब इसमें थॉमसन ने, अब देखिए एक एक करके हम पॉइंट्स पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम, तो येस इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय द थॉमसन हाउ कि जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन्स का टोटल इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे, यानी जितना भी टोटल नेगेटिव चार्ज होगा आपका, किसकी वजह से, इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके कि ये जो पॉजिटिव स्फीयर है इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो इसके इक्वल होगा। तो इसके कारण थॉमसन वॉज एबल टू एक्सप्लेन द ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। सो पहला ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर ए। अगर वहीं पे आप बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम किसने एक्सप्लेन किया था, तो थॉमसन वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, रदरफोर्ड वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन, बट बोहर मॉडल वॉज एबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बोहर मॉडल जो है वही एक्सप्लेन कर पाए थे आपका स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को। बट यहाँ पर एक चीज़ है कि ये नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फाइन लाइंस। स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन का तो स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया इन्होंने, बट इसमें जो फाइन लाइंस आती हैं उन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन फाइन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो बोहर मॉडल ये एक्सप्लेन कर पाए, बाकी नहीं एक्सप्लेन कर पाए ये। उसके बाद सी जो पॉइंट है वो आपका पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन एटम। तो देखिए थॉमसन मॉडल के टाइम पे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की बात की गई, यहाँ पर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं हुई। ठीक है, न्यूक्लियस का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। न्यूक्लियस का तो कॉन्सेप्ट रदरफोर्ड मॉडल में जाकर बनता है, और बोहर मॉडल में ये बताया जाता है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पॉइंट भी जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया था थॉमसन ने। देन लास्ट कम्स द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अब स्टेबिलिटी की अगर एटम की बात करें तो थॉमसन मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, रदरफोर्ड मॉडल वाज आल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, बट बोहर मॉडल वाज एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल अगर सिर्फ थॉमसन मॉडल की बात की जाए तो आपका पहला ऑप्शन ही है जिसको थॉमसन मॉडल एक्सप्लेन कर पाए। बाकी सारे ऑप्शंस मैंने आपको सारे मॉडल्स के हिसाब से बता दिए हैं। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एटम्स आर सेट टू बी आइसोबार्स। अब यहाँ पे आइसोबार्स की बात हो रही है। ठीक है, तो दो एटम्स आइसोबार्स कब होंगे, तो वो आपको चार स्टेटमेंट्स दे दिए, आपको बताना है क्या चीज़ है यहाँ पे। तो अब देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका, और ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, देखिए इसमें कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आपको पहले पता होना चाहिए आइसोटोप्स क्या होते हैं। मैं सबके बारे में आपको बता देता हूँ, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आइसोबार्स के बाद आते हैं आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन कौन सी होती हैं, देन और आपका आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मेन ये तीन हो गए आपके। ठीक है, अब आइसोटोप क्या होते हैं कि जिनका एलिमेंट्स ऐसे, या एटम्स आप बोल सकते हैं, एटम्स जिनमें क्या होगा, सेम
अटोमिक नंबर, ठीक है, अटोमिक नंबर जिनका सेम हो जाए और डिफरेंट मास नंबर हो जाए, डिफरेंट मास नंबर। जैसे कि आइसोटोप आपने मोस्ट कॉमन इस चैप्टर में आपने पढ़े भी होंगे कि हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करते हैं, 1H1, 1H2, ठीक है, 1H3। पहले को हम बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। देखिए तीनों हाइड्रोजन के ही आइसोटोप हैं, तो तीनों में देख लीजिए अटोमिक नंबर नीचे लिखा जाता है अटोमिक नंबर, ठीक है, नीचे आता है अटोमिक नंबर, ऊपर आता है मास नंबर। तो मास नंबर अलग है, अटोमिक नंबर सेम है। आइसोबार में क्या रहेगा आपका, आइसोबार में उल्टा हो जाएगा। आइसोबार में मतलब एटम्स हैविंग, देखिए आइसोटोप का जस्ट अपोजिट क्या करना है, अब आइसोटोप का अपोजिट ले लेना है आपने आइसोबार। इसमें क्या होगा कि एटम्स हैविंग, इसमें आपका क्या था, एटॉमिक नंबर सेम था, मास नंबर अलग था, इसमें इसको उल्टा करना है, एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर हमें क्या ले लेना है, डिफरेंट ले लेना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो आप जानते ही हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप बोल सकते हो, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो, ठीक है। ये या ये दोनों ही क्या होते हैं आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, कि अगर आप एटम फॉर्म में लेकर चल रहे हो, ठीक है, और बट डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है, तो वो हमारे आइसोबार हो जाते हैं। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ आपको दे दी जाएं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता दिया जाए कि O जो है O2 नेगेटिव बोल दिया जाए, F नेगेटिव बोल दिया जाए, या आपने नियॉन बोल दिया, या आपने Na+ बोल दिया, या Mg2 पॉजिटिव बोल दिया। अब इन सभी में आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखोगे तो इसमें देखिए नेगेटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ठीक है, नेगेटिव का मतलब होगा लेना, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन देना, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेगा तो 8 तो इसके पास पहले से थे, 2 और इसने लिए, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास इसका अटोमिक नंबर 9 होता है, इसके पास पहले 9 इलेक्ट्रॉन थे, माइनस चार्ज लगा हुआ है तो मतलब एक और इसने लिया तो अगेन 10 हो गए। नियॉन का तो अटोमिक नंबर 10 ही होता है, इसमें 10 ही है। सोडियम का अटोमिक नंबर 11 होता है बट इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, तो इसने क्या कर दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 11 में से एक गया, अगेन इसमें भी 10 और इसमें भी 10। तो ये हो गई आपकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसी भी फॉर्म में पूछी जा सकती है, आइसोटोप में से भी पूछी जा सकती है, आइसोबार में से भी और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में से भी। सो टू एटम्स आर सेड टू बी आइसोबार इफ़ दे हैव सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो आइसोटोप की डेफिनेशन है, ये है आइसोटोप की डेफिनेशन, ठीक है। और दूसरा है दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, भाई सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं, ये तो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की बात हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है, कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी नहीं है, ठीक है। अब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये कौन सी स्पीशीज़ होती हैं, ये भी सुन लीजिए, इसको हम आइसोटोन्स बोल देते हैं, आइसोटोन्स, ठीक है। तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हो जाएंगे तो वो आइसोटोन कहलाएंगे, ठीक है। तो सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज डिफरेंट। तो ये जो है ये है डेफिनेशन ऑफ आइसोबार्स, ठीक है। तो आपको ये सब पता होनी चाहिए, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन। तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, डी ऑप्शन हो गया। सो नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज़। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि नोड्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नोड्स का, ठीक है।
तो नोड्स एक्चुअल में क्या होते हैं हमारे, कि इसके लिए आपको सबसे पहले आइडिया होना चाहिए या आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का, कि जितनी भी ऑर्बिटल्स होती है ना तो इनकी कुछ ना कुछ शेप्स होती हैं। जैसे एस ऑर्बिटल जब हम बनाते हैं तो उसको हम स्फेरिकल बनाते हैं, स्फेरिकल पूरी का पूरा स्फीयर होता है। कि न्यूक्लियस के अराउंड इसकी शेप क्या है, कि न्यूक्लियस के अराउंड इसकी शेप ये जो है पूरी की पूरी स्फीयर होती है। ठीक है, स्पेशली 1s के लिए हम बोलते हैं, एस को वैसे हम स्फेरिकल ही बोलते हैं। अगर ऑर्बिटल एस है आपकी तो वो स्फेरिकल ही होती है। ठीक है, तो 1s के लिए पूरा का पूरा स्फीयर बनता है, 2s के लिए एक स्फीयर अंदर बनेगा आपका, और फिर बीच में थोड़ी खाली जगह छोड़ के फिर एक ऐसे आपका एक ये चीज़ आपको अ, इतना बीच का हिस्सा छोड़ के फिर यहाँ पर आपको दोबारा से एक स्फीयर मिल जाएगा। मतलब एक एक तरह से आप बोल सकते हो एक तरह का शेल होगा ये, ऑफ सम थिकनेस, स्फेरिकल शेल ऑफ सम थिकनेस। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है बीच का रीजन यहाँ पर ये वाला रीजन खाली है, ये भरा हुआ है पूरा ना, और ये वाला रीजन जो है वो ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, शेडेड वाला पार्ट भरा हुआ है, ये वाइट वाला पोर्शन खाली होता है 2s में, 1s तो पूरा भरा होता है। तो ये जो खाली रीजन हो गया ना, इसी को हम नोड बोल देते हैं, इसी को हमने नोड बोल दिया। ठीक है, तो ये एक तरह का रेडियल नोड हो गया यहाँ पे, इसको हम रेडियल नोड बोल देते हैं, या फिर हम इसको स्फेरिकल नोड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल शेप की है तो इसको स्फेरिकल नोड भी बोला जाता है। ठीक है, तो 1s 2s में तो बेसिकली आपका फॉर्मूला होता है कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर आपको निकालना है, सो फॉर एनी ऑर्बिटल these रेडियल एंड spherical नोड्स आर spherical, और रेडियल नोड का फॉर्मूला रहता है आपका दैट इज n माइनस एल माइनस वन। अब आप जानते ही हैं n क्या है, n इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज़ द एजोमेथल क्वांटम नंबर, और सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी आप इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मैं ये टाइप ऑफ नोड्स बता रहा हूँ जिसमें आपको रेडियल स्फेरिकल मैंने बताए। अच्छा, अब साथ के साथ दूसरे टाइप ऑफ नोड्स भी आपको पता होने चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम प्लेनर या फिर एंगुलर नोड्स भी बोल देते हैं। प्लेनर नोड्स भी बोल देते हैं या फिर एंगुलर नोड्स भी हम उनको बोल देते हैं। अब इनको स्फेरिकल क्यों बोलते हैं या रेडियल क्यों बोलते हैं, कि एक्चुअली ये आपका जो है मतलब जो आपकी एस ऑर्बिटल है, ठीक है, एस ऑर्बिटल के लिए ओनली वी आर गेटिंग द स्फेरिकल और रेडियल नोड्स। ठीक है, एंगुलर और प्लेनर नोड नहीं आते इस केस में, तो इसीलिए इनको स्फेरिकल नोड्स भी हमने बोल दिया, या रेडियल बोल दिया। अब ये एंगुलर नोड्स या प्लेनर नोड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एक पूरा का पूरा प्लेन मिलता है हमें, पूरा का पूरा प्लेन। किस तरह से प्लेन मिलता है, जैसे अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे मैं पी ऑर्बिटल की बात कर लेता हूँ, तो पी ऑर्बिटल में भी मुझे स्पेसिफिक ऑर्बिटल लेकर चलनी पड़ेगी, तो 1p तो होती नहीं है आपको पता है, तो 2p ले लिया मैंने। ठीक है, अब 2p की जब मैं शेप बनाता हूँ तो जैसे मान लीजिए 2p एक्स आप ले रहे हैं, तो अलोंग दी एक्स एक्सिस एक इस तरफ होगा और एक इधर होगा। ठीक है, तो एक ये जो प्लेन बीच में बचता है, तो एक प्लेन आया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर कितना प्लेन बना, एक प्लेन बना, तो यानी ये एक नोड हो गया आपका, ये नोड आ गया आपका एक। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही आप प्लेनर जो है वो नोड्स निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये आपके नोड्स बनते हैं ऐसे। और वहीं पे जब आप बात कर लेते हैं बाकी ऑर्बिटल्स में, तो बाकी ऑर्बिटल्स में भी जितने आपके प्लेन बनते हैं, अब डी ऑर्बिटल्स में ये दो बनते हैं। जैसे अगर मैं डी ऑर्बिटल का एग्जांपल लूँ, ठीक है, तो डी ऑर्बिटल जैसे कि शेप बनाता हूँ मैं डी ऑर्बिटल के लिए, जैसे मान लीजिए इस तरह की शेप होती है आपके डी ऑर्बिटल की ना, लाइक दिस, इधर इधर डम्बल शेप भी हम बोल देते हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पर दो प्लेन आते हैं आपके, एक प्लेन इधर आएगा, एक प्लेन इधर आएगा। तो इसमें जो होते हैं आपके दो प्लेनर नोड होते हैं आपके, डी ऑर्बिटल में टू होते हैं और पी ऑर्बिटल में एक आता है। तो यानी ये उसके ही बराबर होते हैं जितना इनका एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, तभी इनको एंगुलर नोड भी कहा जाता है। यानी यहाँ पर फॉर्मूला अगर बनाया जाए, सो फॉर एनी ऑर्बिटल प्लेनर नोड्स आर इक्वल टू योर एंगुलर क्वांटम नंबर, या फिर आपका एजोमुथल क्वांटम नंबर भी आप बोल सकते हैं, उसी के इक्वल। तो बेसिकली हमें तो सिर्फ रेडियल नोड निकालना है और 3p के लिए निकालना है। तो रेडियल नोड के लिए ये वाला फॉर्मूला तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़, क्योंकि प्लेनर या ऑर्बिटल, सॉरी, ये प्लेनर या एंगुलर नोड का फॉर्मूला है,
ये है आपका रेडियल नोड के लिए क्या फॉर्मूला है, n माइनस एल माइनस वन। अब 3p में ये जो पहले लिखा होता है ये n होता है, यानी यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 3 हो गया और एजुमिथल क्वांटम नंबर यहाँ पर 1 हो गया। ये किस तरह से लिखते हैं कि जो भी आपकी सबशेल्स होती है ना SPDF, तो इनके लिए हर एक के लिए एल की जो है यानी एंगुलर मोमेंटम की एंगुलर क्वांटम नंबर की एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। जैसे एस के लिए 0 लेते हैं, पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है, डी के लिए होती है 2 और एफ के लिए 3। तो एल की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी पी के लिए और एन 3 हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूले में एन माइनस एल माइनस वन करना है, यानी आपका n माइनस एल माइनस वन जब आप लगाएंगे तो 3 माइनस वन माइनस वन, तो 3 में से 2 गया, आपका आंसर 1 बन गया। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो नाउ कम्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स। अब देखिए अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी मैंने आपको जो है वो नोड्स के बारे में बताया था। तो अगेन दोबारा से जस्ट फार्मूले ही मैं बताऊंगा कि नोड्स आपके दो तरह के होते हैं। एक तो हम बात कर लेते हैं कि या तो नोड्स होंगे आपके रेडियल, रेडियल बोल सकते हो आप, या स्फेरिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर रेडियल या फिर स्फेरिकल नोड्स पूछे हैं आपसे तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको लगाना है दैट इट इज़ n माइनस एल माइनस वन, एन जहाँ की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एल आपका एजोमेथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए एंगुलर नोड्स और प्लेनर नोड्स के बारे में, और प्लेनर नोड्स के बारे में, तो उस टाइम आपको फॉर्मूला लगाना है एल, मतलब जितने भी एल की वैल्यू होगी यानी आपके एज़ोमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वही इक्वल हो जाएगी आपके नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स के। तो अब 4d ऑर्बिटल है, तो 4d ऑर्बिटल में n की वैल्यू तो 4 है और d जो है d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, d के लिए आपके l की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि आपका SPDF लेते हैं ना हम, तो L की वैल्यू क्या हो जाती है, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, तो L2। अब जितना L होगा उतना ही आपके एंगुलर नोड्स होंगे, तो कितने हो गए, 2 हो गए। सो योर करेक्ट आंसर इज 2। ठीक है, ये मैंने निकाल कर भी दिखाया था कि अगर कोई भी डी ऑर्बिटल आप बनाते हैं ना, तो उसमें अगर प्लेनर नोड्स की आप बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक डी ऑर्बिटल मैंने बना दी, ठीक है, तो उसमें जो हमारे प्लेनर नोड्स आएंगे वो कौन से वाले आएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको जो है ऐसे बनाने, ये अच्छे से नहीं बना, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे आपने, ऐसे होता है ना ये, तो यहाँ पर दो प्लेन्स हैं आपके, एक प्लेन तो यहाँ से पास करेगा और दूसरा प्लेन यहाँ से पास करेगा। ठीक है, तो दो प्लेनर नोड्स आते हैं आपके। सो नाउ कम्स आर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्राजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल या फिर रूल जो है वो इस चीज़ को जो है वो रूल आउट कर देगा कि आपके इलेक्ट्रॉन के लिए डेफिनेट पाथ या ट्रैजेक्टरीज होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले ये जो यहाँ पर जितने भी प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक एक करके मैं आपको इन चीज़ों को बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम ये एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर आप एक ऑर्बिटल लेते हैं तो एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा अपोजिट स्पिन रहती है। या तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं, या फिर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज ऑल्सो दैट कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम की एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स होंगे। ठीक है, कि अगर क्वांटम नंबर्स हैं तो कोई 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे कि उनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम है। ये 4 क्वांटम नंबर क्या होते हैं, एक होता है एन, एक होता है एल, एक होता है एम और एक होता है एस। एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल होता है आपका एजमुथल क्वांटम नंबर, एम होता है आपका स्पिन क्वांटम सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एस होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं आपके
ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका सेकेंड प्रिंसिपल की, दैट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दैट अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, योर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन फोर, एच अपॉन फोर पाई। ठीक है, तो मतलब एच अपॉन फोर पाई से आपका जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर होगा। अब इस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे देखिए, डेल्टा एक्स को समझें, डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं इट इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, और डेल्टा पी क्या है, इट इज़ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम फार्मूला को अगर आप बनाएं तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू में डेल्टा वी बना दिया आपने, डेल्टा पी को लिख दिया आपने एम इंटू डेल्टा वी। फिर एम कहाँ चला गया, ये एम उस तरफ चला गया डिवाइड में, इधर आ गया डिवाइड में 4 पाई एम। तो इसके अकॉर्डिंग आप पोजीशन और वेलोसिटी का प्रोडक्ट भी अनसर्टेनिटी का, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो इसका मतलब ये है कि साइमल्टेनियसली आप किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए पोजीशन और मोमेंटम साथ में नहीं निकाल सकते। अगर आप उसके पोजीशन को एक्यूरेटली निकालने के लिए जाएंगे तो उसका जो मोमेंटम होगा वो आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेगा, उसमें एक अनसर्टेनिटी रहेगी, मतलब एक रेंज में आएगी वो वैल्यू। ठीक है, अगर आप उसका मोमेंटम को एग्जैक्टली निकालेंगे तो उसकी पोजीशन आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। ठीक है, सो दैट इज़ द हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसके बाद आते हैं आपका सी वाले पार्ट पे, दैट इज़ द हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अगर मैं सिंपल भाषा में आपको मीनिंग बताऊं तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, आपने जब भी आप फिल करते हो किसी भी सबशेल को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम पी सबशेल को भर रहे हैं। ठीक है, तो पी में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स आती हैं, तो आपने पहले उनको सिंगली भरना है। ठीक है, पहले सिंगली भरोगे यानी हाफ फिल करोगे आप उसको पहले, फिर हाफ फिल करने के बाद उसको आप फुली फिल करोगे, यानी पहले 3 भर दिए, फिर उसके बाद आप इसको ऐसे भरना स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो यानी दैट इज़ द हुंड्स रूल, इसका होता है हुंड्स रूल। अब अबाउ प्रिंसिपल क्या है, ये बताता है कि पहले आपने लोअर एनर्जी सबशेल्स को पहले भरना है, लोअर एनर्जी सबशेल्स को आपने पहले भरना है। ठीक है, फील्ड फर्स्ट फॉलोड बाय हायर एनर्जी। ठीक है, फॉलोड बाय हायर एनर्जी, मतलब पहले आपने लोअर एनर्जी को भरना है फिर हायर एनर्जी को। इसके लिए रूल होता है आपका 1s चलता है, फिर 2s 2p, ठीक है, 3s 3p 3d, पहले तो आपने इस तरह से लिख लेना है ये, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर आपने इसे डायगनली काटना है, यानी पहले भरा जाता है सबसे पहले 1s सबशेल भरते हैं, फिर आप भरते हैं 2s, फिर आप भरते हैं 2p 3s, फिर आप भरते हैं 3p 4s एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे आप इन जो है सबशेल्स को भरते हैं। ठीक है, तो ये चारों के चारों रूल्स मैंने आपको बता दिए। अब इनमें से कौन सा इस चीज़ को रूल आउट करता है कि इलेक्ट्रॉन के डेफिनेट पाथ नहीं होता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का डेफिनेट पाथ बताने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को या फिर उसकी वेलोसिटी को एक्यूरेटली डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आप उसका एक डेफिनेट पाथ बोल सकते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट पाथ होता है, बट एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू द हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ द बी ऑप्शन।